Hello everyone, here I am discussing first chapter of macroeconomics, that is circular flow of income. अब इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ होल, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. ठीक है. फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस. माइक्रो मैक्रो के डिफरेंस में आप माइक्रो क्या होता है? स्टडी एज एन इंडिविजुअल. मैक्रो मीन्स स्टडी एज ए होल. ठीक. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? एक ऐसा फ्लो जिसमें इनकम 3 प्रोसेसेस में सर्कुलेट होगी. इसका फर्स्ट फेज है प्रोडक्शन फेज, नेक्स्ट इनकम फेज, थर्ड एक्सपेंडिचर फेज. देखो ध्यान से, इट इज अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब उसको क्या करेंगे? रिसीव करने के बाद स्पेंड. आप ये याद रखना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक एंड फ्लो क्या है? जब किसी वेरिएबल को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी किया जाए, याद रखना पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज स्टॉक. ठीक है. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज फ्लो. क्लियर. अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? देखो, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अ स्टॉक, मनी सप्लाई, नेशनल वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड. पर फ्लो क्या होगा? नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2023, मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द जनवरी 2024, नेशनल इनकम, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड. ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लो. अब सर्कुलर फ्लो 2 तरह का होता है, रियल और मनी. रियल फ्लो जो रिलेटेड होगा वो किसके साथ होगा? पेमेंट्स के साथ, यानी कि मनी के साथ. सॉरी, रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, मनी फ्लो पेमेंट्स के साथ. ठीक है. अब यहाँ पे 2 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और फर्म. जब फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज. और हाउस होल्ड बदले में क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. ये क्या बन गई? यहाँ पे सर्विसेज और गुड्स एक्सचेंज हो रही है. ये कौन सा फ्लो है? रियल फ्लो. अब मनी फ्लो में क्या होगा? जो आपने सर्विसेज अवेल करी है उसकी पेमेंट करोगे. अब फर्म ने वो क्या लिए थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अब वो बदले में क्या दे रहा है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, दैट इज मनी फ्लो. और हाउस होल्ड ने क्या खरीदा था? गुड्स एंड सर्विसेज. अब उसकी वो पेमेंट करेगा. इकोनॉमी में 4 तरह के सेक्टर है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर. ठीक है. 2 सेक्टर मॉडल में आप हाउस होल्ड और फर्म बनाओगे, रियल और मनी फ्लो इकट्ठा शो कर दोगे. ठीक है जी. क्लियर. ये फर्स्ट चैप्टर था. अब नेक्स्ट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें क्या है? आप कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स करोगे, जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ फर्स्ट कंसेप्ट. इसको हम क्या कह सकते हैं? इकोनॉमिक टेरिटरी. अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ टेरिटरी जो हमारी चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स करोगे. फर्स्ट वन, डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी को हम क्या बोलेंगे? एक ऐसी टेरिटरी, एक ऐसी बाउंड्री जो हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली. ठीक है. एक लेमैन की लैंग्वेज में पॉलिटिकल बाउंड्रीज को, अपने देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे. इसको कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट. इसके अंदर पर्संस, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट हो सकते हैं फ्रीली. अब इसमें इंक्लूड क्या है? शिप्स, एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, फिशिंग बैलेंस वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड. ये 3 इंक्लूडेड है. जो नहीं इंक्लूड, याद रखना, जैसे जापानीज एम्बेसी अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो वो जापान की है, वो इंडिया की नहीं है. याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी अगर एम्बेसी के रिगार्डिंग आ जाता है, इंडिया में किसी भी कंट्री की एम्बेसी सिचुएटेड है तो वो उस कंट्री को बिलोंग करेगी, इंडिया को नहीं. ठीक है. UNO, WHO located within the geographical boundaries of a country. These are not the part of domestic territory. Clear? अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, डोमेस्टिक टेरिटरी. कंपनी ऑफ इंडिया ओन्ड बाय जापानीज. वो कंपनी किसकी है? इंडिया की ना, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी है क्योंकि उसकी कमाई इंडिया में आएगी. ठीक है. 5th ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी की हद में है. ठीक. 6, इंडियन एम्बेसी इन जापान. मैंने एम्बेसी में आपको पहले ही बोला है, जिस कंट्री की एम्बेसी होगी वो उसी को बिलोंग करेगी. यहाँ पे इंडियन एम्बेसी लिखा है.
क्लियर। नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स वो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल हु रेजाइड इन कंट्री एंड हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री। कहने का क्या मतलब है? जिसको कंट्री में एक से ज्यादा साल रहते हो जाए और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाइज करना शुरू कर दे, हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। अब कौन कौन नहीं इंक्लूड होते? फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन स्टाफ, यूएनओ, WHO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ इन नॉर्मल रेजिडेंट्स। क्लियर। हम दो वर्ड्स है, सिटीजन्स, सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप। सिटीजनशिप क्या होता है? जैसे ही बंदा जहां पे जिसका बर्थ हो उसे क्या मिल जाती है? वहां की सिटीजनशिप। ठीक है। रेजिडेंस क्या होता है? इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है। अगर बंदा एक साल से ज्यादा रहे और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाइज करे तो हम उसको रेजिडेंट बोलेंगे। अब फैक्टर इनकम क्या होती है? वो इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करते हैं, जैसे लैंड के ऊपर, रेंट, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनकी इनकम क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ऑल दीज आर नोन एज फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? वन साइड इनकम, यूनिलेटरल इनकम, जिसके बदले में आपने कुछ भी सर्विस नहीं दी बट आप रिसीव कर रहे हो। इसमें ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम। ठीक है जी। करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? ये ट्रांसफर रिसिप्ट्स होती हैं दो तरह की, करंट और कैपिटल। करंट ट्रांसफर क्या होते हैं? जब हम अपनी वेल्थ में से कुछ ट्रांसफर करते हैं, करंट ट्रांसफर हो गया, ये रेगुलर इन नेचर होता है। कैपिटल ट्रांसफर इररेगुलर इन नेचर होता है। सॉरी, जब हम इनकम में से कुछ ट्रांसफर करते हैं वो करंट इनकम है, अगर हम अपनी वेल्थ में से कुछ ट्रांसफर करते हैं वो कैपिटल है। क्लियर। जैसे ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस करंट ट्रांसफर की एग्जांपल है। कोई ग्रांट्स आ गई, कोई वॉर डैमेजेस आ गई, कैपिटल गेन्स आ गई, कैपिटल गेन का टैक्स आ गया, ऑल दीज आर कैपिटल ट्रांसफर्स। क्लियर। नेक्स्ट है फाइनल गुड क्या होती है? फाइनल गुड विच इज रेडी फॉर द कंज्यूमर। ठीक है, विच सेटिस्फाई डायरेक्टली कंज्यूमर वांट, दैट इज फाइनल गुड। ठीक है, विच आर रेडी फॉर कंजम्पशन। समझ आ गई। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर सेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जिसके ऊपर अभी आपने वैल्यू ऐड करनी है, और दोज गुड्स आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे एग्जांपल है, अगर डेयरी शॉप में मिल्क परचेज हुआ है तो वो क्या है? इंटरमीडिएट। अगर घर के लिए खरीदोगे तो फाइनल गुड। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री इज अ लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर। कहने का क्या मतलब है? फाइनल गुड्स कब बनती है? जब प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस हो जाती है। ठीक, जब प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं होती तो वो इंटरमीडिएट गुड रहती है। क्लियर। अब कुछ गुड्स हैं जो वो बता रहे हैं कि इंटरमीडिएट है क्या फाइनल है, जैसे पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर, दैट इज इंटरमीडिएट। ठीक, फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल, फाइनल गुड। एंड यूज पे डिपेंड करेगा कि वो फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है। नेक्स्ट है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स, फाइनल गुड्स आगे दो तरह की होती है, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होगी? जो कंज्यूमर खरीदेंगे। ये भी आगे 4 तरह की है। ड्यूरेबल, ठीक, जिनका बेनिफिट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर। सेमी ड्यूरेबल, जिनका लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे क्लोथ्स, क्रॉकरी, शूज। नॉन ड्यूरेबल यानी कि पैरिशेबल गुड्स। सर्विसेज, नॉन मटेरियल गुड्स, जैसे डॉक्टर की सर्विसेज, टीचर की सर्विस, बैंक की सर्विस। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? वो फाइनल गुड्स जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जैसे आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, दैट इज योर कैपिटल गुड्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ऑल प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होती हैं? ऑल प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स 2 तरह की होती हैं, सिंगल यूज, कैपिटल गुड्स। सिंगल यूज कौन सा आ गया? रॉ मटेरियल, जो वंस टाइम यूज करोगे खत्म हो जाएंगी, जैसे रॉ मटेरियल। ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? जो हम बार बार यूज कर सकते हैं, लाइक फिक्स्ड एसेट। सो सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती, पर सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हो सकती हैं। क्लियर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट डिफरेंस है तीनों गुड्स का। नेक्स्ट है ग्रॉस नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगी? टोटल एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल, टोटल एडिशन। ठीक, जब हम ग्रॉस में से, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट आ जाएगा। यानी कि हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का पहला गोल्डन रूल क्या है? ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, दैट इज डेप्रिसिएशन।
अगर ग्रॉस से नेट जाओगे डेप्रिसिएशन माइनस, अगर नेट से ग्रॉस जाओगे तो डेप्रिसिएशन ऐड। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बोलते हैं, रिमेंबर इट। ठीक है जी, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेकंड गोल्डन रूल है ये आपकी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट चैप्टर होगा वो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर दो। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आएगा? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, एंट्री टैक्स। यानी कि आप याद रखना, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी या स्टैम्प ड्यूटी आ गया तो उसकी नेचर क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। बस यही याद रखना। सब्सिडीज क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड गोल्डन रूल है फैक्टर वर्सेस मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से अगर आपने फैक्टर गुड में आना है तो एनआईटी आप क्या करोगे? माइनस करोगे। सॉरी, ये सेकेंड ही गोल्डन रूल है। अगर आपने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है तो आप एनआईटी प्लस करोगे, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आना है तो एनआईटी माइनस करोगे। ये एनआईटी कैसे निकालते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। थर्ड है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होती है? अर्न में से आप फ्रॉम में से टू माइनस करोगे, ठीक है, तो आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगी, नफीफा आ जाएगा। याद रखना, ये थर्ड गोल्डन रूल है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। नेशनल से अगर आपने डोमेस्टिक आना है, नेशनल से डोमेस्टिक आना है तो नफीफा क्या होगा? माइनस। अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो नफीफा क्या होगा? ऐड। These are the three golden rules of calculation of national income. I repeat, gross से net का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन, ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस, नफीफा। क्लियर। अब जब भी आप नेट फैक्टर इनकम कैलकुलेट करोगे तो इसमें क्या क्या आता है? नेट सीओई, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट इनकम, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। रिमेंबर इट, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ नफीफा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब इसमें आप क्या पढ़ोगे कि डिफरेंट कंसेप्ट्स है नेशनल इनकम के। जीडीपी क्या होता है? एनडीपी क्या होता है? जैसे फर्स्ट है जीडीपी एट एमपी, ठीक है। आप याद रखना, जब भी आपके पास जीडीपी, एनडीपी, जीएनए, जीएनपी, एनएनपी आता है तो आपको एक बेसिक वर्ड याद रखना है। अगर ग्रॉस आ रहा है और मार्केट प्राइस पे आ रही है चीज तो आप बोलोगे ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अगर ग्रॉस वर्ड आ रहा है तो ग्रॉस, और एक याद रखना मार्केट प्राइस आ रहा है तो मार्केट वैल्यू जरूर लिखना। जीडीपी एट एमपी का क्या मतलब हो गया? इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है जी। जीडीपी एट एफसी आता है तो आप बोल दोगे ग्रॉस फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर नेट आता है तो नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो एक कॉमन लाइन है सब में, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बस ये याद रखना, अगर ग्रॉस वर्ड है आगे ग्रॉस लगा देना, अगर नेट वर्ड है तो आगे नेट लगा देना। क्लियर है? याद रखना है एनडीपी एट एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस नेशनल। इसमें आप बोलोगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सेम मतलब है, अगर आप सिंपल भी लिख दोगे इट इज ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर? ठीक है जी। अब यहाँ पे ग्रॉस नेशनल है, नेट नेशनल है, तो चाहे फैक्टर कॉस्ट पे है चाहे मार्केट प्राइस पे है, आगे नेट वर्ड लगा दोगे। मार्केट प्राइस के केस में अगर फैक्टर कॉस्ट है तो नेट मनी वैल्यू लगा देना, या इट इज नेट कॉस्ट वर्ड भी लगा सकते हो। डेफिनेशन सबकी है, मेरा कहने का मतलब क्या है, सब में डेफिनेशन कॉमन है। क्या? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर? ठीक है जी। ये वही मैंने जो भैया आपको समझाया था, नेशनल इनकम को हम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। ठीक, तीनों गोल्डन रूल लगा के आप ये कैलकुलेट कर सकते हो।
बताया कि तीनों गोल्डन रूल निकाल कर आप डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बना सकते हो। कौन से 3 गोल्डन रूल है? जैसे कि है, अगर डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे। अगर ग्रॉस से नेट को जाना है, मतलब आपके पास ग्रॉस निकली है, अगर आपने नेशनल इनकम निकालनी है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। अगर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दोगे। ठीक है, ये थे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये छोटे थोड़े से रूल्स हैं उनके, सॉरी फॉर्मूलाज हैं, जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसका डिफरेंस है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का, डेप्रिसिएशन किसका डिफरेंस है ग्रॉस और नेट का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसका डिफरेंस है नेशनल और डोमेस्टिक वैल्यू का। ये भी 3 ही गोल्डन रूल हो गए आपके। ठीक, जीडीपी एट एफसी कैसे निकलता है, एमपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो। एनडीपी एट एमपी कैसे निकलता है, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। डोमेस्टिक इनकम या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालोगे, अगर आपके पास जीडीपी एट एमपी है, डेप्रिसिएशन माइनस करो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करो। अगर आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे निकालना है और जीडीपी एट एमपी है आपके पास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दो, क्योंकि नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन। ऑल दीज आर अबाउट द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर? बस याद रखना इन सब में डेफिनेशन कॉमन है, चाहे जीडीपी है, चाहे जीएनपी है, चाहे एनडीपी है। फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अगर ग्रॉस है तो ग्रॉस वर्ड लगा देना, अगर नेट है तो नेट वर्ड लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड हैं, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड है। अब देखो वैल्यू एडेड मेथड करने के लिए ना वैल्यू एडेड के स्टेप्स लर्न कर लेना, थियरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। जैसे वैल्यू एडेड के 5 नाम हैं, प्रोडक्ट, इन्वेंट्री, नेट आउटपुट, इंडस्ट्रियल ओरिजिन और कमोडिटी सर्विस। किसी भी नाम से आ सकता है। देखो वैल्यू एडेड आप कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसे हम परचेजेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम, परचेजेस। ठीक है, याद रखना इंटरमीडिएट कंजम्पशन को परचेजेस भी कहते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कैसे निकालोगे, सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एक फार्मूला और होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दोगे तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। एक और वे है वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने का, क्वांटिटी इनटू प्राइस। अगर आपके पास बाई चांस कई बार क्वेश्चन में क्वांटिटी और प्राइस दिया होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। याद रखना चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लियर हो गया? ठीक है, ये थे स्टेप्स इसके। सबसे पहले आप प्रोडक्शन यूनिट देखो। अब याद रखना जब भी वैल्यू एडेड मेथड आप निकालोगे, ये देखो ये इसका चार्ट सा बना हुआ है, वैल्यू एडेड मेथड निकालोगे आपके पास जीडीपी एट एमपी आएगा। क्या आएगा, जीडीपी एट एमपी, ऑलवेज जीडीपी एट एमपी होगा। आपके पास वैल्यू एडेड निकालनी है। वैल्यू एडेड मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालते हैं, तीनों सेक्टर्स की जीवीए ऐड कर दो, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड कैसे निकालोगे आप, वही सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सॉरी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक करने के बाद, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें इंटरमीडिएट ऐड कर देना, क्या बन जाएगा वो, वैल्यू एडेड। यही स्टेप मैंने आपको बोले हैं, ये जो मैंने अभी बोले ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो पहले, सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक, सॉरी वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देना, वो आपके पास क्या आ जाएगी, जीवीए आ जाएगी। जीवीए आ जाए या जीडीपी एट एमपी एक ही बात है। ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल सकते हो या उसे जीडीपी एट एमपी भी बोल सकते हो। ठीक है, अब उसको हमने एनएनपी में कन्वर्ट करना है। अब आप अपने गोल्डन रूल लगाओ, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है, क्या ऐड करोगे, नफीफा। ठीक है, और क्या डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आना है,
इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे। क्लियर? ऐसे आप इसको NNP/FC में कन्वर्ट कर दोगे। याद रखना कुछ प्रिकॉशंस है वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड। इंटरमीडिएट गुड्स नहीं पार्ट होती, इसलिए माइनस होती हैं। सेकेंड हैंड परचेज गुड्स भी नहीं इंक्लूड होगी, उनकी सेल नहीं इंक्लूड होती, उनकी कमीशन इंक्लूड होती है, क्योंकि ऐसे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन डोमेस्टिक सर्विसेज, जो डोमेस्टिक सर्विसेज की होती है ना, सर्विसेज की सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होती। ठीक। अभी हमने प्रोडक्शन को सेल्फ कंजम्पशन को इंक्लूड करा है, वो प्लस करी है, पर जो सर्विसेज की सेल्फ कंजम्पशन है वो इंक्लूड नहीं करनी, याद रखना। ठीक। अब जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो कौन सी हैं? सेल्फ कंजम्पशन की गुड्स, imputed value of owner occupied house should be included, change in stock should be included, sale and purchase of shares and bonds should not be included। ध्यान रखना कौन सी चीज़ नहीं इंक्लूड होती, नॉट टू बी इंक्लूडेड कौन सी हैं? इंटरमीडिएट गुड्स, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। एक है सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है। ये क्योंकि कोई भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देते, ये सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं और ट्रांसफ़र ऑफ पेपर्स होता है। दैट्स वाई सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड। क्लियर है? ठीक। ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड। ठीक। नेक्स्ट मेथड है इनकम मेथड। अच्छा, वैल्यू एडेड में एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है कि हम वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटेड नेशनल इनकम इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ठीक। ये एक एग्जांपल है। जैसे देखो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कब होती है? फार्मर ने वीट सेल करा 500 रुपीज़ में। ठीक है। किसको? मिलर को। मिलर ने आगे बेकर को सेल करा वो आटा बनाकर, फ्लोर बनाकर 700 में। बेकर ने आगे कंज्यूमर को सेल करी वो ब्रेड बनाकर 1000 में। ध्यान से देखो, हर किसी ने अपनी अपनी वैल्यू ऐड कर ली है। आउटपुट थी 500, 700 उसकी होगी, ब्रेड की होगी 1000। इसमें तो उसने इनपुट 0 लगाई, इसको इनपुट 500 की पड़ी, उसको इनपुट 700 की पड़ी। इसमें वैल्यू 500 ऐड हुई, इसमें 200, इसमें 300। ये डबल काउंटिंग है। डबल काउंटिंग कैसे है? 500 देखो टिल एंड तक ऐड होता गया। ठीक है। इसलिए 500 की वैल्यू 3 बार ऐड हो गई, इसमें फ्लोर के पास भी, ब्रेड के पास भी, यानी कि मिलर ने बेकर को, बेकर ने कंज्यूमर को बेचने तक उसमें वैल्यू ऐड करता गया। ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, नेक्स्ट मेथड यूज़ करा जाता है नेशनल इनकम का इनकम मेथड। इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहती हैं। ठीक। अब इनकम मेथड से जब भी वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? NDP/FC। क्या निकलेगी? NDP/FC। क्या निकलेगी? NDP/FC। FC पे निकलेगा ये, हमेशा NDP/FC निकलती है अगर आप ये मेथड लगाओगे। अब इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट पार्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। 4 पार्ट हैं, पर बड़े ध्यान से करना। इन 4 पार्ट्स में अगर आपने कुछ लेना है, जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस है सबसे पहले, नेक्स्ट मिक्स्ड इनकम होती है। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लोगे, इसमें क्या आएगा? वेजेस एंड सैलरी इन कैश इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं बेटा, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएंगे। रेंट एंड रॉयल्टी लोगे आप, नेक्स्ट इंटरेस्ट लोगे। क्लियर? बस कौन सा इंक्लूड नहीं करना? जो गवर्नमेंट ने पे करा है पब्लिक डेट पे, वन फर्म ने दूसरे फर्म को। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। अगर आपको अकेला क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है बेटा, तो आप सिर्फ प्रॉफिट कंसीडर करोगे। अगर ये सेपरेट 3 लिखे भी हैं तो आप इसे अवॉइड करोगे, क्योंकि प्रॉफिट क्या है? वाइडर टर्म है विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ 3। ठीक। अब कॉर्पोरेट टैक्स को हम प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स भी कहते हैं, डिविडेंड को हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व एंड सरप्लस या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। मिक्स्ड इनकम आपको एज इट इज़ दी होगी, इन सबको प्लस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? ये देखो चार्ट सा बना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। क्लियर? ठीक है। वेजेस एंड सैलरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट आप ऑपरेटिंग सरप्लस में, मिक्स्ड इनकम तो सीधी दी होती है। बस याद रखना, प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट दिया है तो, और ये 3 सेपरेट भी दिए हैं, तो आप प्रॉफिट कंसीडर करोगे, इस तीनों को अवॉइड करोगे।
अब जब भी आप इस इनकम मेथड से निकालते हो, मैंने अभी आपको बताया क्या निकलता है, एनडीपी एट एफसी। अब उसको एनएनपी में कन्वर्ट करना है। डी और एन का डिफरेंस है, ध्यान से देखो, एनएन सेम है, पी सेम, एफसी सेम। क्या डिफरेंस है डी और एन का? डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस हो गया। अब इसमें क्या ऐड करोगे? नफीफा। बस जब भी आप इनकम मेथड से निकालोगे नेशनल इनकम, तो कौन सी आइटम्स को ध्यान में रखना है? जैसे फर्स्ट है प्रिकॉशंस, ट्रांसफ़र इनकम्स नहीं इंक्लूड होती क्योंकि ये वन साइड होती हैं। सेकेंड हैंड गुड की सेल नहीं इंक्लूड होती, शेयर और बॉन्ड की नहीं होती। विंडफॉल गेंस नहीं होते, जैसे लॉटरी वगैरह, हॉर्स रेस से जो प्रॉफिट्स होता है उसे विंडफॉल गेन कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये इंक्लूड नहीं होते। डेथ ड्यूटीज़, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, यानी कि पास सेविंग की कोई भी पेमेंट आपने करी है वो भी इंक्लूड नहीं होगी। सिर्फ वैल्यू ऑफ सर्विसेज की इम्प्यूटेड वैल्यू इंक्लूड होगी। थर्ड मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। इससे हमेशा जीडीपी एट एमपी निकलता है। इसके कंपोनेंट्स हैं ये वाले, ध्यान से करना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। क्या आ जाएगा आपसे? जीडीपी एट एमपी। बस इसमें कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है आपको? क्वेश्चन में अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया, ग्रॉस फिक्स्ड वर्ड लिख के आ गया, तो आपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक ऐड करना ही करना है। अगर डोमेस्टिक वर्ड नहीं लिखा, फिक्स्ड वर्ड लिखा है, तो क्या ऐड करना है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हो? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट सीधा ही दिया होता है। प्राइवेट हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी बोलते हैं, या प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड उसे भी बोलते हैं। ये थोड़ा वर्ड्स का ध्यान रखना। बस मैंने आपको बोल दिया है, जैसे मैंने रिपीट करती हूँ, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखा है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। अगर नहीं लिखा, फिक्स्ड वर्ड लिखा है, तो उसमें आपने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, अगर उनके अलग अलग नाम दे रखे हैं, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इसको आप ऐड कर दोगे। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इन सबको प्लस कर दो, आपके पास क्या आ जाता है? जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब उसको कन्वर्ट करना है एनएनपी पे। एनएनपी पे अब देखो, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, नफीफा ऐड। ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस। अब इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं? सेम है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेनी, ट्रांसफ़र पेमेंट्स नहीं लेनी, सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेनी। ठीक है, बॉन्ड शेयर का ट्रेड नहीं लेना, ओन प्रोडक्शन इंक्लूड होती है, सेल्फ कंजम्पशन प्रोडक्शन इंक्लूड होती है। अब ये तीनों मेथड हैं, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। वैल्यू एडेड से क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपी एट एमपी। ये देखो, इससे भी जीडीपी एट एमपी है, इससे भी जीडीपी एट एमपी है, एक्सपेंडिचर और इनकम से। और आपकी इनकम मेथड से क्या निकलता है? एनडीपी एट एफसी। ठीक, वैल्यू एडेड में जीवीए, इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ऑल दीज आर अबाउट द नेशनल इनकम। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं नेशनल इनकम के निकालने के जो मैंने अभी आपको बताए। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो नेक्स्ट है वो है, एक याद रखना, वैल्यू एडेड के क्या क्या नाम आ सकते हैं? प्रोडक्ट, इन्वेंट्री, नेट आउटपुट, इंडस्ट्रियल ओरिजिन, कमोडिटी सर्विस। इनकम मेथड को आप क्या बोलते हो? डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर, फैक्टर पेमेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को इम्यूलमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि वेजेस, सैलरी इन कैश, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉर्पोरेट टैक्स में कौन कौन सा टैक्स आता है? प्रॉफिट टैक्स, बिजनेस टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। डिविडेंड को क्या बोलते हो? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग्स को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेविंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिक्स्ड इनकम में सेल्फ एम्प्लॉयड, ओन अकाउंट वर्कर्स। एक्सपेंडिचर मेथड को इनकम डिस्पोजल मेथड। गवर्नमेंट फाइनल में की जगह क्या लिख के और भी आ सकता है? गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइवेट फाइनल में पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को नेट अर्नड इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
नेट नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को नॉमिनल नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को रियल नेशनल इनकम, जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स। ठीक है, क्लियर है? एक मिनट, एक दो फॉर्मूलाज रह गए हैं। अगर रियल जीडीपी ने कैलकुलेट करना है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना है नेशनल अपॉन रियल इनटू 100। ये भी छोटे फॉर्मूले हैं, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये आ जाए नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस निकालो, इसको हम रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ठीक, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस अगर आपको कैलकुलेट करने को बोलते हैं तो करंट प्राइस डिवाइड बाय करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100 कर देना, कांस्टेंट प्राइस आ जाएगा। क्लियर है? रियल जीडीपी का है नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, जीडीपी डिफ्लेटर का है नेशनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। क्लियर है? ठीक है, ये ऑल अबाउट द नेशनल इनकम। नेक्स्ट चैप्टर है मनी। मनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चनों के लिए या एमसीक्यूज़ के लिए। सबसे पहले आपको इस चैप्टर को करने से पहले पता होना चाहिए बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? सीसी इकोनॉमी, जिसमें हम गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, दैट इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स थी, दैट्स वाई बार्टर सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, दैट्स वाई हमें मनी एवल्यूट हुई थी। जैसे लिमिटेशन सी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इसमें क्या था, जब भी एक्सचेंज करना है पहले बोथ हैं बायर एंड सेलर जो एक्सचेंज करना चाहते हैं उनकी वांट्स मैच होनी चाहिए। अगर वांट्स मैच नहीं होंगी तो ये बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट, कॉमन कोई भी वैल्यू का मेथड नहीं था। अगर किसी ने वीट से राइस से करना है तो डिफ़िकल्ट होता था डिसाइड करने का कि कितने केजीज़ को कितने केजीज़ के साथ एक्सचेंज करना है, यानी कि उनके पास एक्सचेंज रेशो नहीं थी कोई। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की प्रॉब्लम थी, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई पेमेंट करनी है तो उसकी प्रॉब्लम थी। स्टोर ऑफ वैल्यू, कुछ गुड्स पेरिशेबल होती थी, हम उसे स्टोर नहीं कर सकते थे। दैट्स वाई ऑल दीज आर द लिमिटेशन विच एवेल्यूएट द मनी। अब जो मनी थी, मनी के 5 फंक्शन हैं। कौन से 5 हैं? सॉरी 2 फंक्शन है, बेसिक, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंडरी में मेजर ऑफ वैल्यू। प्राइमरी में 2 हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है, जब भी ट्रांजेक्शन्स की पेमेंट करनी है तो ये पॉसिबल था कि ईजिली हो सकती है क्योंकि हमारे पास एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। मेजर ऑफ वैल्यू, जब भी एक्सचेंज करना है, हमारे पास यूनिट ऑफ अकाउंट है रुपी, किसी भी कंट्री के साथ अगर ट्रेड करना है या विद इन ट्रेड करना है तो पॉसिबल था। ठीक, स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर में अगर कोई पेमेंट करनी है, सर्विस अगर आपने आज अवेल करी है, ठीक है, तो इजीली पेमेंट कर सकते थे। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम मनी को जितनी मर्जी देर तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मनी क्या है? मनी की डेफिनेशन, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, 5 फंक्शन लिख दो, दैट इज़ योर मनी। क्लियर? अब मनी की इसको लीगल टेंडर का स्टैंडर्ड दिया गया है। लीगल टेंडर का मतलब होता है जिसको गवर्नमेंट ने, ठीक है, मनी विच इज़ लीगली यूज टू मेक पेमेंट फॉर द ऑब्लिगेशन, गवर्नमेंट ने जिसे इशू करा है, दैट इज़ लीगल टेंडर मनी। अब लीगल टेंडर के अंडर आती है लिमिटेड लीगल टेंडर। ये वो फॉर्म होती है जिसमें हम डेट को सर्टन लिमिट तक पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, कहने का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट अप टू सर्टन लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन शेल बी अ लीगल टेंडर मनी इन केस ऑफ कॉइन एनी डिनोमिनेशन नॉट लोअर देन 1 रुपी फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग ₹1000। यानी कि जो कॉइनेज एक्ट है, जो कॉइन्स हैं उन्हें हमने लिमिटेड लीगल टेंडर का स्टेटस दे रखा है। बस ये याद रखना, लिमिटेड लीगल टेंडर का स्टेटस किसके पास है? कॉइन्स के पास। नॉन लीगल टेंडर मनी आप किसको बोलोगे? इसे ऑप्शनल भी बोलते हो, ठीक है। बाउंड टू डोंट हैव लीगल चेक्स, बैंक ड्राफ्ट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऑल दीज आर नोन एज नॉन लीगल टेंडर मनी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर भी है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर आप किसे बोलोगे? उसको, रुपीज़ को। ठीक, एक बैंक मनी होती है, डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय। बैंक मनी क्या होता है? जब भी बैंक्स आपके पैसे जो आपने डिपॉजिट करवाए हैं उनसे डिमांड डिपॉजिट्स को यूज़ करके क्रेडिट क्रिएट करे, उसे हम बैंक मनी बोलते हैं। मनी सप्लाई क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। जो पैसा पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है उसे हम मनी सप्लाई बोलेंगे। याद रखना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे।
इसमें हम क्या लेते हैं, करंट विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, ठीक है। इसमें टर्म डिपॉजिट्स नहीं इंक्लूड होंगे, याद रखना। इसे हम M1 बोलते हैं, मनी ऑफ। इसमें क्या क्या आता है याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। 3 कंपोनेंट हैं M1 के। एक नैरो कंसेप्ट है 1977 से, इसे ऐसे ही 4 मतलब ऑल्टरनेटिव थे जो ये मनी सप्लाई के कंपोनेंट थे 4, पर आपके सिलेबस में सिर्फ M1 है। एक बात और, जो मनी सप्लाई है वो स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक, क्लियर। अब हु सप्लाइज द मनी इन इंडिया, अब कौन कौन बोलोगे, RBI, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि RBI के पास नोट्स इशू करने की अथॉरिटी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉइन्स इशू करने की है। इसलिए हु सप्लाइज द मनी इन इंडिया, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI, ठीक। एक हाइड पावर्ड मनी होती है। हाइड पावर्ड मनी क्या होती है, जो RBI प्रोड्यूस करते हैं। इसमें 2 ही कंपोनेंट होते हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस कैश रिजर्व विद द बैंक। बस यही याद रखना, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया मनी। बस ये एक ध्यान से जो मैंने बताया आपको, लीगल टेंडर मनी क्या होती है। लीगल टेंडर मनी वो मनी होती है जिसे लीगली स्टेटस किसने दिया है, गवर्नमेंट ने।